नमस्कार दर्शकों, P3 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं अदीबा कामिल आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं सचदेवा मिलेनियम स्कूल के उन स्टूडेंट्स के साथ में जो आज 12th क्लास के अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए जाने वाले हैं और आज उनका स्कूल में आखिरी दिन है। तो आज मैं जानना चाहती हूँ चेयरमैन सर के साथ में कि वो इन सभी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो कि वो सर आज ये बच्चे स्कूल से जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में नए आयाम लिखेंगे। कोई किसी फील्ड में जाएगा तो कोई किसी फील्ड में जाएगा, लेकिन एक कॉमन मैसेज जो आप सभी बच्चों को देना चाहते हो, जो उनकी ज़िंदगी भर काम आने वाला है, वो क्या होगा? धन्यवाद अदीबा। मेरे सामने आज क्लास 12th के बच्चे प्रेजेंट हैं और बीइंग चेयरमैन ऑफ सचदेवा मिलेनियम स्कूल मैं दो कैपेसिटी में आपसे बात कर रहा हूँ, एक P3 भारत की तरफ से और एक चेयरमैन सचदेवा मिलेनियम स्कूल के नाते। आज मेरे सामने एक इमोशनल पार्ट है कि मेरे जो 12th के बच्चे हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो इस स्कूल के साथ फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग जुड़े हुए हैं, नर्सरी से जुड़े हैं या क्लास 1 से जुड़े हैं। पहले मैं उन सब का स्वागत करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि उन बच्चों ने इस स्कूल पे कॉन्फिडेंस दिखाया कि सिंस बिगनिंग, जब ये स्कूल भी बिगनर था, तो जब बच्चा जो यहाँ पर बैठा है और वो बच्चा या नर्सरी या केजी में आया था या उसके बाद अब पोजीशन में आया, क्योंकि स्कूल स्टार्ट में छोटी क्लासेस का था। 2009 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस स्कूल को, कि जैसे मुझे लगता है कि मेरा वो बच्चा जो मेरे साथ था पिछले कई सालों से और वो आज इस घर को छोड़कर बहुत बड़े दुनिया के घर में जा रहा है, तो उन बच्चों को एक मेरे को मैसेज देना है। तो वो एक कैटेगरी मेरे बच्चों की वो है। एक कैटेगरी ऐसी है जो बच्चा मेरे पास 6th में आया और वो आज 12th में है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th किसी और स्कूल से पास किया और वो 11th में इस स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं। अब फाइनली जब बच्चे जो भी 11th में आए किसी भी कैटेगरी से, उन लोगों ने एक सीनियर सेकेंडरी टाइम पास किया है सचदेवा मिलेनियम स्कूल में, और वो उन बच्चों में भी फिर दो कैटेगरी हो गई हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th पढ़ रहे हैं, लेकिन 11th के साथ साथ उन्होंने हायर एजुकेशन की स्टडीज़ शुरू कर दी थी 11th से ही, और उसमें उनके इस स्टेप से उनका रेगुलर स्कूल में अटेंडेंस कम रही। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन 11th और 12th उन्होंने रेगुलरली स्कूल अटेंड किया है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% स्कूल अटेंड किया है। तो ये हर तरह का बच्चा मेरे सामने है और हर तरह के बच्चे ने अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है स्कूल में। तो आज मेरा मैसेज उन सारे बच्चों को बताने का है कि जो बच्चे 11th से, पहला स्टेप मेरा ये है कि जो 11th से 12th तक कंटिन्यूसली इस स्कूल में पढ़ते रहे और उन्होंने ये टारगेट लिया कि अगर हमें हायर स्टडीज़ करनी है तो हायर स्टडीज़ हम 12th के बाद करेंगे, या उन्होंने साइमल्टेनियसली थोड़ा सा कोचिंग की तरफ ध्यान दिया 11th और 12th के फोकस करते हुए कि हमें 11th 12th अच्छी तरह से करना है। और कुछ बच्चों ने 11th 12th को एक तरह से साइड रखते हुए फोकस अपना हायर एजुकेशन को रखा है। तो ऐसे दोनों बच्चों को बहुत सारी सिचुएशन को फेस करना पड़ा होगा, और तो उनको मैं गाइड करना चाहूँगा कि जो बच्चे गलती से 11th से ही फोकस कर गए थे हायर एजुकेशन के लिए और उन्होंने सोचा था कि 11th 12th केवल पासिंग करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे बहुत कुछ एजुकेशन में खो चुके हैं, और उनमें से एक चीज़ उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट खोई है जो फर्दर उनको टीच देगी, कि उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को डिसकंटिन्यूएशन में रखा। ओके,
अब मैं कुछ में कुछ कर नहीं सकता। जो बच्चे कंटिन्यूसली स्कूल को अटेंड करते रहे, उन बच्चों ने पूरी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय की, और स्टूडेंट लाइफ एंजॉय की, और स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करने में उनका दो बेनिफिट हुए। एक तो उनकी लाइफ में डिसिप्लिन बना रहा, वो लोग सवेरे टाइम पर उठते रहे और टाइम पर स्कूल आते रहे। वो बाकी के बच्चों ने, जिन लोगों ने ये अडेप्ट नहीं किया, उन्होंने खोया है। तो मैं सारे बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब आप सारे तरह के बच्चे इस स्कूल से जा रहे हैं, यानी कि एक छोटी सी दुनिया को छोड़कर अब आपके सामने एक खुला आकाश है। उसमें दो परिस्थितियां आपको तंग करेंगी। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आप अपने आप से लड़ेंगे, और एक ऐसी परिस्थिति जो लोगों के द्वारा क्रिएट की जाएगी, उसमें आप लड़ेंगे। क्योंकि अभी तक बेसिक एक बात ये थी कि जब तक आप 12th पढ़ रहे थे, जब भी कोई बात आती थी तो आप सब कहते थे कि वी आर स्टूडेंट। अभी हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है, वो बात अब ख़त्म होने जा रही है आपके साथ। अब आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th से तैयारी शुरू करी हायर एजुकेशन की, और बाय चांस या सिचुएशन वाइज ये बात आ सकती है कि जो टारगेट वो लेकर चल रहे थे कि वो जो हायर स्टडीज़ के लिए वो एलिजिबिलिटी चाहते हैं, वो अगर उसको एलिजिबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाए कंपटीशन को, तो वो क्या करेंगे। ये मेरा एक गाइडेंस था, इसलिए मैंने सोचा कि जो बच्चा एक फोकस कर रहा है कि मुझे तो हायर एजुकेशन के लिए इमीडिएटली कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आना है और मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए बीटेक करने के लिए या मेडिकल की तैयारी करने के लिए, वो बाई चांस उसने फोकस किया हुआ है 2 साल से और 11th और 12th को उसने इग्नोर किया है या दोनों का प्रेशर झेला है, वो बच्चा क्या करेगा अगर सपोज उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो आपको अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी कि जो आपके अंतर्मन में द्वंद्व चलेगा कि मैं क्या करूं, और एक आपको बाहर की दुनिया तंग करेगी। तंग से मतलब बाहर की दुनिया इम्पैक्ट करेगी आपके ऊपर। उसमें बाहर की दुनिया में 2 लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो आपके ब्लड रिलेशन हैं और एक ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी हो गई, 3 तरह के लोग। एक आपका अपना मन, एक आपके आउटसाइड जो एंटिटी है उसमें आपके ब्लड रिलेशन, और एक सोसाइटी का पार्ट। अब इन तीनों में कॉम्बिनेशन बनाना होगा उस बच्चे को। कई बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं और उनके टारगेट फिक्स होते हैं कि एक बार फेल हो गए तो नेक्स्ट बार जाएंगे। कुछ बच्चे डाइवर्ट कर जाएंगे कि मैं नहीं कर सकता। तो मेरा उन दोनों बच्चों के लिए एक मैसेज है, अपने अंतर्मन को मजबूत करिए। आपको जो मैंने बाकी के 2 एंटिटी बताई वो आपको असर नहीं कर पाएंगी यदि आपके टारगेट फोकस्ड होंगे और मजबूत इरादे होंगे। अगर कोई बच्चा इस साल नहीं पास होता है और उसका डिटर्मिनेशन पक्का है, तो उसको ये सोचना चाहिए था दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट। बीइंग पेरेंट मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बाहर के लोगों की नेगेटिव बात नहीं सुननी है। एज फार एज ब्लड रिलेशन इज कंसर्न, आप उनको कन्विंस करके कह सकते हैं। कुछ पेरेंट्स चैलेंज थ्रो करते हैं आपके सामने कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इसको, तुमने बेकार कर दिया। तो लेकिन उनका अपना कैलकुलेशन है। यदि आप अपने आप में स्ट्रांग हैं तो आप ये कहेंगे कि आई एम नॉट फेलियर, इट वॉज माई एन एक्सपेरिमेंटल स्टेप। तो ये एक ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ी मैंने आपसे कहा कि जो आपकी अंतर्मन की बात है, वो जिस दिन आपकी अंतर्मन की बात स्ट्रांग हो जाएगी और आप अपने कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे। ये तो बात मैंने रखी आपके साथ पॉजिटिव। एक नेगेटिव बात,
जिसको आप नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको कैलकुलेटिव कह सकता हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम अपेयर करने जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको अपनी डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा आदमी ब्लाइंडली फोकस्ड है कि मुझे तो यही करना है, तो उसको तो ये मानना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल ईयर है। लेकिन एक बच्चा जब वो अपेयर हुआ तो उसको खुद महसूस होगा कि क्या उसका मेंटल लेवल इस प्रेशर को झेलने के लिए तैयार है, इस हायर एजुकेशन की फील्ड को। तो उस बच्चे को स्ट्रांगली रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपेयर करना है तो 1 साल बाद करना है फिर से, तो उस बच्चे को पॉज देना चाहिए अपनी लाइफ को, और लोगों की बात सुननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की भी एडवाइस लेनी चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करिए कि मैं उस लेवल पे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, एंड एक्सेप्ट ऑनेस्टली कि मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको अगर सराउंडिंग एंटिटीज़ इफ़ेक्ट करती हैं, जो मैंने आपसे कहा कि 2 एक्टिविटी है, वो आपके ब्लड रिलेशन और आपकी सोसाइटी। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप उनको अपने ब्लड रिलेशन को कन्विंस करिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं नया रास्ता ढूंढने की तैयारी कर रहा हूं, तो उस पर डिस्कस करें। तो इट इज़ द टाइम टू टेक डिसीजंस। अब आपकी स्कूलिंग लाइफ, यानी कि आप 18 साल के होने जा रहे हैं, तो आपके डिसीजन कंप्लीटली आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगे। आपके आसपास के लोगों के फोर्सफुली डिसीजंस इफ़ेक्ट आपको करेंगे, बशर्ते कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। और आप एक बात जीवन में ध्यान रखिए, आप 15 लोगों से पूछेंगे। कुछ लोग शाई नेचर के होते हैं, वो लोगों से पूछते नहीं हैं। किसी ने सिखा दिया है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अपने मन का करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी 10 आदमी आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आपको कह रहे हो नहीं तो मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो यही काम करूँगा क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि सुनो सबकी, करो मन की। ऐसा नहीं है। आप सुनिए सबकी, और उन सबको सुनने के बाद उनको अपने से कंपेयर करिए कि जितने लोग हमें बता रहे हैं उनमें हमारी कंपेबिलिटी कितनी बनती है, हम कैपेसिटीज़ कितनी रखते हैं, और उस आदमी की बात कितनी मैं मानूं और कितनी ना मानूं। लेकिन ये मत मानिए कि सुनो सबकी, करो मन की। ये करेंगे मन की जब आप 15 लोगों की, 20 लोगों की, 25 लोगों की राय जान के उसको कैलकुलेशन करेंगे अपने मेंटल लेवल से। तो कुछ लोगों को ये इंटरप्रिटेशन, मैंने कहा ना, क्योंकि डिजिटल नॉलेज है तो आप इंफॉर्मेटिव हैं लेकिन नॉलेजेबल नहीं है। तो नॉलेज कब आती है? जब आप 50 लोगों से पूछते हैं। आप ये आदत डालिए, अपने से सीनियर्स लोगों से पूछिए, अपने फादर से पूछिए कि उनको इस लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और वो क्या रीज़न है, तब आप उसको अपने डिसीजंस में स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको 2 बातें बताई कि आप एक छोटी दुनिया से जो स्कूल तक सीमित थी और स्कूल के फ्रेंड्स तक सीमित थी, अब एक बाहर की दुनिया में जा रहे हैं आप, खुले आकाश में। उसमें आपको बहुत सारे लोग खराब और अच्छे आपको इम्पैक्ट करेंगे। अब आपका एग्जैक्ट एग्जामिनेशन अदर देन एजुकेशन शुरू होने वाला है, लाइफ का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। अब आपको ये सोचना है कि किस आदमी के साथ आपको कंटिन्यूएशन में फ्रेंडशिप रखनी है और किस आदमी के साथ कंटिन्यूएशन में फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। तो ये जो फेयरवेल की आप बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अपना रोल अदा करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, कि बीइंग पेरेंट, क्योंकि हो सकता है कि अब आपके बायोलॉजिकल पेरेंट तो आपके साथ कंटिन्यूएशन में रहेंगे, लेकिन मेरे साथ डिसकंटिन्यूएशन होने जा रहा है। तो मुझे लगा कि दिस इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू कन्विंस माई स्टूडेंट्स, माई चिल्ड्रंस, कि वो कैसे सोचें, उसका आप उपयोग करेंगे। अब दूसरा एंगल है मेरा, जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके माइंड में 2 चेंजेस आएंगे। एक चेंज होगा ओवर कॉन्फिडेंस,
in comparison to other student who have not qualified. ये बहुत अलार्मिंग है। जीवन में कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम 3 आवर्स का 1 आवर का पास करने का क्राइटेरिया ये कभी नहीं हो सकता कि यू आर इंटेलिजेंट देन अदर्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड। दिस इज ओनली द इंसिडेंस एंड कोइंसिडेंस। दिस इज ओनली फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो यू शुड ऑल कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। Whosoever will qualify the examination for higher studies, they should not be overconfident कि they are intelligent. ये मेरा मैसेज है आज आपके साथ। ये आपके लिए सबसे बड़ी कष्टकारी पोजीशन होगी जिस आदमी के दिमाग में ये बात आ गई कि वो इंटेलिजेंट है, उसने देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, उस जीवन में उसकी लाइफ की सक्सेस का पोर्शन कम हो जाएगा। मैं इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, शायद मैंने पहले भी बताई होगी, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक मूर्तिकार था, वो अपने बच्चे को भी मूर्ति बनाना सिखाता था। उसका बच्चा भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा। तो जब जब वो मूर्ति बनाकर लाता था बच्चा, तो उसके फादर के सामने जब वो प्रेजेंट करता था तो वो अपने बच्चे से कहता था कि नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बनाई, लेकिन इसमें ये कमी रह गई, इसको और ठीक करो। तो बेटे के ये दिमाग में आ गया कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरे फादर तो हमेशा ही मेरी गलती निकाल देते हैं, हमेशा कह देते हैं कि इसमें ये कमी और रह गई। तो उसने एक दिन ये काम किया कि उसने एक पिक्चर दूसरे से बनवाई, एक आकृति, और प्रेजेंट किया दूसरे आदमी को फादर के सामने। तो बीइंग सोशल पर्सन, फादर ने जब देखा कि उन्होंने कहा किसने बनाई, उसने कहा साहब एक्स ने बनाई। तो उन्होंने एक्स की तारीफ़ की, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बनाया तुमने, हम तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। तो बेटे के जो दिमाग में ये गलतफहमी थी, उसने कहा देखिए फादर, आज मैंने आपको नहीं बताया कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई है और आपने एक भी गलती नहीं निकाली, और आपने दूसरे का नाम लेके उसकी तो तारीफ कर दी और मेरी तारीफ कभी फुल फ्लैश नहीं की। तो इससे स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिला? फादर ने उन्हें समझाया। फादर ने कहा कि बेटा, क्योंकि ये बच्चा आउटसाइडर था, वो मेरे बारे में इमोशनल रिलेशन नहीं रख सकता था, तो मैंने उसकी तारीफ की प्रमोशन होने के नाते कि ताकि वो और इंस्पायर हो तो काम करें। लेकिन क्योंकि मैं आपका बायोलॉजिकल फादर हूँ और मेरे साथ आप हमेशा रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो और आप इम्प्रूव करते जाएं। तो मैं आपकी गलती निकालना इसलिए चाहता था कि आप तरक्की और करते जाएं, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हों। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आज के बाद अगर आपकी यही सोच बनी रहेगी तो आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये मेरा कारण था, मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता था, मैं आपको एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहता था। तो वही रोल मैं आज आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। सारे बच्चे को समझ में आ गई बात? तो जो बच्चा अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाता है, तो उसको बल्कि ये ना सोचते हुए कि आई एम इंटेलिजेंट देन अदर्स, उसको ये सोचना है कि एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेप तो मैंने पार कर लिया, अब मेरी ड्यूटी और बढ़ गई कि मुझे आगे भी एक अच्छे मार्क से पास होना है, तो मेहनत करनी है, अभी तो फर्स्ट स्टेप है। ये जब जब बात अपने दिमाग में रिपीट करेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने सफलता प्राप्त कर ली है, आपको लगेगा कि मुझे अभी और सफलता प्राप्त करनी है और ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। इसके अलावा एक कॉमन मैसेज सारे तरह के बच्चों के लिए, मैंने जैसे कहा कि आप खुले आकाश में जा रहे हैं। अब खुले आकाश में आपको ना तो कोई टोकने वाला होगा, ना आपकी यूनिफॉर्म होगी, और ना ही आपके पेरेंट्स सवेरे आपको उठने के लिए कहेंगे कि स्कूल जाना है। यानी कि अब आपके ऊपर खुद छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने भले में क्या चाहते हो। क्या आपको लगता है कि 12th यहाँ से जाने के बाद आप ये अपना रूटीन
एडप्ट कर पाएंगे? सवेरे 5 बजे 6 बजे उठ पाएंगे? तो ये आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये आपके लाइफ स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आइदर यू आर अपेयरिंग फॉर हायर स्टडीज़ और यू आर टेकिंग इन ए नॉर्मल ग्रेजुएशन। आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ का रूटीन स्कूल की तरह से बनाए रखिए, लाइक ए चाइल्ड, जैसे कि मैं बनाए हुआ हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आई एम ट्राइंग टू डू इट। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द रेगुलरिटी, disciplined life, student life to my level. That is what I am doing for myself. आपके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं अगर स्कूल आ रहा हूँ तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि मेरी स्टूडेंट लाइफ भी ख़त्म नहीं हुई है, मुझे स्टूडेंट लाइफ ख़त्म नहीं करनी है। वो आपके लिए आने वाले लाइफ टाइम में शायद पेरेंट्स भी इस बात को प्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका फोकस भी केवल आपके करियर पर होता है। करियर भी तब तक सक्सेसफुल है जब तक आपकी हेल्थ ठीक है। तो हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। यू शुड बी रेगुलराइज इन योर लाइफ। आप ये मानकर चलें 12th पास कर लिया है, लेकिन स्कूल के टाइम के हिसाब से उठना है और उसी तरह से नाश्ता करना है, उसी तरह से नहाना है। तब तो आपकी लाइफ टाइम अच्छी रहेगी, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आपके इस टाइम के लिए। और जैसे कि चेयरमैन सर ने आप सभी को एड्रेस किया और बताया कि अब एक इस छोटी दुनिया से निकलकर आप खुले आकाश में जाने वाले हैं, जहां पर जाकर आप सभी अपनी जीत का परचम लहराएंगे। मुझे भी आप सभी से यही उम्मीद है। और एक और बात सर ने जो आपको बताई कि खुले आकाश में जब आप परचम लहराने के लिए यहाँ से निकल कर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फर्म डिसीजन लेने की अपने अंदर पावर को एक डेवलप करना होगा। साथ ही हेल्थ का अपना विशेषकर ध्यान रखना होगा, जिससे कि जो कोई भी जंग है उसे आप जीतें और ज़िंदगी में आप सभी लोग तरक्की हासिल करें। बहुत सारी शुभकामनाएं P3 भारत की ओर से सचदेवा मिलेनियम स्कूल के सभी स्टूडेंट के लिए। एक बार ज़ोरदार ताली आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।